ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की वो हीरोइन जिसे भारत की एक अदालत ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी जाना माना अपराधी घोषित कर दिया और पुलिस ने उसकी मुंबई की संपत्ति जो थी उसे भी जब्त कर ली। एक ऐसी हीरोइन जो बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी थी और 1993 में तो फिल्म मैगजीन स्टार डस्ट के कवर पर उसका एक ऐसा फोटो छपा था कि उस समय की सबसे बोल्ड हीरोइन का टैग उसे मिला था, लेकिन वो अचानक आगे 16 साल के लिए गायब हो गई। कहानी आज इसी सुंदर चेहरे वाली और बोल्ड हीरोइन ममता कुलकर्णी की आपको बताने जा रहा हूं। मंदाकिनी का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। उसका नाम जुड़ा था दाऊद के साथ। मोनिका बेदी, उसका नाम जुड़ा हुआ था अबू सालेम के साथ। और अनीता अयूब, उसका नाम भी दाऊद के साथ ऐसे जुड़ा कि कहा जाता है कि उसके चक्कर में तो एक फिल्म प्रोड्यूसर को भी मार दिया गया था। लेकिन ममता कुलकर्णी की कहानी इन सभी एक्ट्रेस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका नाम जुड़ा है एक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड विक्की गोस्वामी के साथ। लेकिन ये शायद अकेली ऐसी हीरोइन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उसने विक्की का पूरा धंधा सालों तक चलाया। मतलब एक बॉलीवुड की हीरोइन जो अपनी अदाओं से जलवा बिखेरती थी, वो ड्रग लॉर्ड की मासूका से उसके धंधे का हिस्सा भी बन गई। वैसे ममता कुलकर्णी के बारे में बताऊं तो 20 अप्रैल 1972 में बहुत ही मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण फैमिली में वो पैदा हुई थी। और फैमिली ब्राह्मण थी, इस वजह से उनका जो हमेशा से माहौल घर का ऐसा रहा है कि पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने बचपन से ही देखा और सीखा। ममता ने अपनी स्कूलिंग जो है वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की थी, लेकिन उस समय तक उसका एक्टिंग में जाने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसकी माँ ममता को सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं रहने देना चाहती थी। वो अपना अधूरा सपना अपनी बेटी के थ्रू पूरा करना चाहती थी। फिर आगे ममता कुलकर्णी की बॉलीवुड में आने की वजह भी यही बनी। वैसे तो ममता ने फिल्मी दुनिया में जो है अपने करियर की शुरुआत एक तमिल रीजनल मूवी थी ननबर्गल करके, उससे स्टार्ट किया था और वो फिल्म काफ़ी हिट भी हो गई थी। फिर बॉलीवुड में उससे डेब्यू मिला साल 1992 की मूवी तिरंगा के साथ। लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी और पहचान मिली अपनी दूसरी फिल्म आशिक आवारा से। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पॉपुलैरिटी मिलने की वजह सिर्फ उनकी मूवी थी। दरअसल साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने स्टार डस्ट मैगजीन के लिए एक टॉप लिस्ट शूट किया था। उन्हें इस बोल्डनेस के लिए इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि सभी लोग उन्हें पहचानने लगे, लेकिन साथ में उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और 15,000 रुपये का पेनल्टी भी भरना पड़ा, क्योंकि उनके इस बोल्ड फोटोशूट के खिलाफ किसी ने केस कर दिया था, मुकदमा दायर कर दिया था। लेकिन आगे ममता के लिए क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी जैसी मूवी इंतजार कर रही थी, जिसमें वो लीड एक्ट्रेस रही और उन्हें काफी पहचान भी मिली इन फिल्मों से। लेकिन उसी वक्त ममता का नाम जुड़ा एक गैंगस्टर छोटा राजन के साथ। धीरे धीरे यही मामला ममता कुलकर्णी का करियर खत्म होने की जो है एक तरह से कहें तो पहली वजह बन गई। उनके पास मूवी के ऑफर्स आने बंद हो गए और कई कहानियों में मैंने आपको ये बताया है कि जब भी किसी एक्ट्रेस का जो नाम है वो किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन वॉन के साथ जुड़ जाता था, तो या तो उन्हें एकदम ऊंचाई मिल जाती थी फिल्मी दुनिया में, या फिर वो एकदम से फर्श पे गिर जाती थी। उनके हाथ से फिल्मों के जो भी ऑफर्स होते थे वो चले जाते थे, लोग उनसे किनारा करना शुरू कर देते थे। लेकिन कहा जाता है ये भी कि 90 के दशक के अंत में जो काफ़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिनको मूवी का ऑफर मिलना कम हो जाता था या बंद हो जाता था, वो उस टाइम में दुबई में शोज किया करती थी, अपने डांस शोज। ममता कुलकर्णी भी अपने डांस शोज के लिए काफ़ी बार दुबई आती जाती रहती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है विक्की गोस्वामी से। विक्की गोस्वामी का दुबई में होटल का बिजनेस था, लेकिन ये उसका फ्रंट लीगल बिजनेस था। लेकिन असली बिजनेस जो उसका था वो ड्रग डीलिंग का था, जो इस होटल के धंधे के आड़ में वो चलाता था। धीरे धीरे ममता और गोस्वामी काफी मिलने लगे और बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता दुबई जाके ही विक्की के साथ रहने लगी। ममता के वहां जाने के कुछ वक्त बाद ही 1997 में विक्की ड्रग केस में फंस गया। उसको ड्रग के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसको 25 साल की कैद की सजा मिली। कहा जाता है कि गोस्वामी अपना पूरा काम ममता को संभलवा के दिया था, यानी उसके पीछे ममता ही उसके धंधे को देख रही थी। ममता काफी बड़े बड़े होटल में परफॉर्म करती थी, उसके बड़े बड़े लोगों से काफी लिंक भी थे। ममता ने पूरा जोर लगाया और विक्की के अच्छे बिहेवियर की वजह से वो जेल से बाहर आ गया।
आरोप लगे कि विक्की के एब्सेंस में उसका जो ड्रग डीलिंग का पूरा काम था वो पूरे तरीके से, हर तरीके से ममता कुलकर्णी ही संभाल रही थी। मतलब बॉलीवुड की एक हसीना ड्रग का पूरा जो कार्टेल था, धंधा था, उसे संभाल रही थी अपने, कह सकते हैं कि अपने पार्टनर के एब्सेंस में। इसके बाद 2013 में एक खबर आई कि ममता और विक्की गोस्वामी ने शादी कर ली है। दुबई के बाद ममता कुलकर्णी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन फिर 2016 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने विक्की गोस्वामी के साथ साथ ममता को भी ड्रग डीलिंग का हिस्सा बताकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। कहा गया कि थाने में चल रहे 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में दोनों इन्वॉल्व हैं। उन्हें रिसेंटली केन्या के किसी ड्रग रिंग के साथ मीटिंग करते हुए भी देखा गया है। इस केस में विक्की को फिर से अरेस्ट किया गया, लेकिन ममता से सिर्फ पूछताछ हुई थी। हाँ, मुंबई में ममता के बैंक अकाउंट्स, एफडी और उनके जो 2 घर थे उसे सीज कर लिया गया था। साथ ही उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर भी कर दिया गया था। लेकिन इन न्यूज के बाद से ही ना तो ममता कुलकर्णी कहीं दिखाई दी और ना ही कभी उन्होंने अपनी कोई सफाई दी कि क्या है क्या नहीं है। इस वजह से कुछ सच का भी पता नहीं लगा, लोग कयास लगाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब कभी भी वापस वो मिलेगी ही नहीं। लेकिन पूरे 16 साल बाद 2016-17 में ममता एक बार फिर से कैमरे के सामने आई और एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उसने अपनी तरफ की कहानी बताई। उन्होंने माना कि वो विक्की के साथ रही है, लेकिन उनके बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं है। किसी भी तरह के ड्रग रिलेटेड धंधे में भी वो इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा उन्होंने माना। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया कि विक्की गोस्वामी भी ऐसा कोई काम नहीं करता है। उनका कहना था कि 16 साल से वो एक योगिनी के तरह जी रही है। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिख डाली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी नाम से। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने उस मैगजीन फोटोशूट का भी जिक्र किया जो उन दिनों मुंबई और देश भर में तहलका मचा दिया था, एक तरह से समझिए। आलम यह था कि जब वो मैगजीन बाहर मार्केट में आया, जिसके कवर पेज पर ममता कुलकर्णी टॉपलेस थी, वो 20 रुपये की जगह 100 रुपये में भी बिके थे। हालांकि इस इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैगजीन के लिए टॉपलेस शूट करना उसकी नादानी थी। अब ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद और सुनने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ ही जाता है कि उन्होंने जो ये इंटरव्यू दिया था वो खुद को साध्वी के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए दिया था। इसमें कोई शक तो कर ही नहीं सकता है कोई। साथ में ये भी माना जा सकता है कि साध्वी में बदलने का फैसला सिर्फ और सिर्फ ड्रग केसेस और विक्की के साथ उनका जो लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने किया था। क्योंकि इसी बीच विक्की गोस्वामी की गिरफ्तारी की खबर आई और केन्या से लेकर साउथ अफ्रीका और अमेरिका तक में कई केसेज उसके नाम से आए। एक बड़े ड्रग माफिया के खिलाफ यूएसए में सरकारी गवाह बनने की भी बात सामने आई विक्की गोस्वामी के बारे में। और फिलहाल ममता भी केन्या में ही रहती है। हालांकि वो कभी ना कभी मुंबई तो जरूर लौट कर आना चाह रही होंगी, लेकिन उन पर इतने इल्जाम लगे हैं कि अभी भी यहाँ आने की परमिशन उन्हें वो खुद ही नहीं दे पा रही होंगी। बाकी ये थी कहानी ममता कुलकर्णी के सेक्सी बॉलीवुड एक्ट्रेस से ड्रग क्वीन और साध्वी बनने के सफर तक की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। और स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन कर सीधे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। बाकी हम फिर मिलेंगे नए सफर में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।